Hello everyone, welcome to my channel. This is second part of chapter 5, class 7th NCERT Science. Let's start the parts. Some other process involving chemical changes. कुछ दूसरे प्रोसेस हैं जिसमें केमिकल चेंजेस दिखाई देते हैं. ये हैं नंबर फर्स्ट पर है रस्टिंग. इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच you studies in the chapter the world of metals and non-metal, a new brown substance called rust is formed. Thus, rusting is also a chemical changes because involving the formation of a new substance of iron oxide. Rusting आयरन के ऊपर एक जंग जैसा ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है. ये आपने द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सब्सटेंस में पढ़ा था. इसमें ब्राउन कलर का एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे रस्ट कहते हैं. इसे हिंदी में जंग कहते हैं. रस्टिंग एक केमिकल चेंजेस है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है. नया सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड बनाता है. आगे है कंबशन. लेट्स रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लर्न इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब इसमें ही आपने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने का पार्ट पढ़ा था जो कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से था. कैन यू प्रेडिक्ट दिस इज अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस. आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं क्या वो कौन सा चेंजेस है, फिजिकल है या केमिकल है. नया सब्सटेंस बनता है तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंजेस है. When the magnesium ribbon is burnt, a new substance of magnesium oxide is formed. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो नया सब्सटेंस बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंजेस. तो मैग्नीशियम के रिबन का जलना भी एक केमिकल चेंजेस है. वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट also produce along with the formation of a new substances in this reaction. अब जब केमिकल चेंजेस होता है तो इसमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. इसमें एक केमिकल रिएक्शन भी दी गई है. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी एज रिप्रेजेंटेड एज. अब इसे इस रिएक्शन के द्वारा दिखाया जाएगा. ये रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है. इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे और हीट लाइट प्रोड्यूस होगी. ठीक, आगे है अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड द कंबशन. वो सब्सटेंस जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करता है और हीट लाइट प्रोड्यूस करता है. ये प्रोसेस कंबशन कहलाता है. द सब्सटेंस दैट अंडरगो द कंबशन, वो सब्सटेंस जो कि कंबशन करता है और रिएक्शन दिखाता है उसे कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं. इसमें कम्बस्टेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जल सकती है. एग्जाम्पल्स हैं इसमें कम्बस्टेबल कौन होते हैं सब्सटेंस. वुड, पेपर, कॉटन, कैरोसिन, ये कम्बस्टेबल सब्सटेंस है. आगे है लेट्स फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज असेंशियल और फॉर कंबशन. अब ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्या कंबशन के लिए. बिल्कुल पड़ती है. इसके लिए एक्टिविटी है प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल ऑन अ 2 सेपरेट पेट्री डिश एंड लाइट देम. 2 अलग अलग कैंडल लेनी है, दोनों को जलाना है, पेट्री डिश के ऊपर रखना है. कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर एज अ शो इन फिगर 5.6. एक को ग्लास से ढक देना है जैसा फिगर 5.6 में दिखाया गया है. देखिए यहाँ पर ये 2 कैंडल जली हुई हैं. एक को ग्लास से ढक दिया है और एक को नहीं ढका है. तो इसमें क्या होगा आगे देखते हैं. वॉट हैपन टू द कैंडल फ्लेम इन 2 केसेस. इन दोनों केसेस में कैंडल की फ्लेम के साथ क्या होगा. वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वॉज नॉट कवर्ड कंटिन्यू टू बर्न. हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कैंडल नहीं ढकी गई है वो कंटिन्यू जल रही है. वेयर एज द कैंडल दैट कैन बी कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, और वो कैंडल जो कि कवर्ड कर दी है ग्लास से स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद उसके अंदर वो जलना बंद कर, उसकी फ्लेम जलनी बंद हो जाएगी. वाई डज दिस हैपन. ऐसा क्यों होगा. सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, द फ्लेम गेट एग्जॉस्टेड सून. और इसमें एयर की सप्लाई होनी बंद हो जाएगी जिससे कि फ्लेम एग्जॉस्टेड हो जाएगी और वो जलनी बंद हो जाती है. द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट द कंबशन इज ऑक्सीजन. वो कंपोनेंट जो एयर में सपोर्ट करता है जलने के किसी चीज़ के कंबशन दिखाने के लिए वो ऑक्सीजन है. दिस कैन बी confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. ये जो है कंफर्म कर रहा है कि इस ग्लास टम्बलर में ऑक्सीजन प्रेजेंट
ग्लास टम्बलर में ऑक्सीजन जो है ट्रैप हो गई है और जिसकी वजह से इसमें फ्लेम जलना बंद हो गया है। अब ये कंफर्म करना है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लास टम्बलर के अंदर। ये कैसे पता चलेगा? तो हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास, कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसे कैसे टेस्ट करेंगे? यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन अ पेट्री डिश। इस पेट्री डिश में थोड़ी सी आपको लाइम वाटर डाल देना है, जो कि अगर वो मिल्की हो गया है, यू विल नोटिस दैट इट विल बी टर्न मिल्की। यदि वो मिल्की हो गया है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है जो वैक्स से निकलने वाले कार्बन से और एयर की ऑक्सीजन से। इन अदर वर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कम्बेशन। अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कम्बेशन करने के लिए। Science and the society. If the person's clothes catch fire, what is the best way to exhausting the fire? अब किसी के कपड़ों में अगर आग पकड़ ली है तो क्या सही तरीका होगा आग बुझाने का? Wrap the blanket और क्लोथ अराउंड द पर्सन। कोई मोटा कपड़ा या ब्लैंकेट उसके चारों तरफ लपेट देना है जिससे कि उसकी आग को एयर ना मिले और वो बंद हो जाए। सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लोथ शुड नेवर बी यूज टू put out a fire as these can be melt a stick off to the skin। कभी भी सिंथेटिक कंबल या सिंथेटिक क्लॉथ नहीं लेने चाहिए आग बुझाने के लिए, क्योंकि ये कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है? नेचर्स वंडर। नेचर का क्या अद्भुत है। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द इंसेक्ट इमिटिंग लाइट इन द गार्डन एज और अ फील्ड इन अ लेट इवनिंग। आपने देखा होगा कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइट रात के समय गार्डन में चमकती रहती है। दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड फायर फ्लाइज। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये फायर फ्लाइज कहलाते हैं। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंजेस। उनकी जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल चेंजेस है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। इस टाइप की जो लाइट होती है ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में निकलती है, इसे बायोल्यूमिनेस कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ ऑफ कम्बिशन। एयर की प्रेजेंस में इनफ कम्बिशन होता है। वी लर्न अबाउट दैट द combustible substance and oxygen are necessary for combustion। हमने ये पढ़ा कि combustible substance के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कम्बेशन करने के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ combustible substance। हम जानते हैं कि पेपर एक combustible substance है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ अ टाइम विदाउट ऑफ कैचिंग फायर। क्या हम इसे बहुत देर तक एयर में रख सकते हैं कितने भी समय तक बिना आग जलाए? वट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कम्बेशन। कम्बेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लेट्स लर्न अबाउट दिस। इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है, दिस एक्टिविटी इज अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एडल्ट। ये एक्टिविटी किसी एडल्ट या टीचर के साथ में करनी है। होल्ड अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट। एक पेपर का पीस लेना है, टोंग से पकड़ो और उसे मैच स्टिक से जलाओ। इट क्विकली कैच फायर। ये जल्दी से आग पकड़ लेगा। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट दैट बर्निंग प्रोसेस। कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले किसी बर्निंग प्रोसेस के लिए आग की ज़रूरत होती है। अब क्या करना है? दूसरा, टेक अनादर पीस ऑफ पेपर। दूसरा पीस लेना है पेपर का यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। अब सन रेज को फोकस करते हुए एक छोटा स्पॉट बनाकर पेपर पर पास करना है, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करना है, जैसा यहाँ पर इसको शो किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखा गया है। एक स्पॉट लाइट सन रेज का एक स्पॉट बनाया है और पेपर पर स्टेबल किया गया है। आगे क्या है? वॉट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर? वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक एंड देन
कैच फायर, हम ये देखेंगे कि पेपर जो है वो थोड़ी देर में थोड़ा धुआं निकलने लगा है और आग उसने पकड़ ली है। Thus we find that the substance can burn even without fire. How do we explain this changes? अब हम ये कह सकते हैं कोई भी पेपर जल गया है लेकिन बिना फायर, एक्स्ट्रा फायर आग ऊपर से हमने नहीं दी है। और इस चेंजेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट इट। अब फोकस किया सन रेज पर जिसने इसे जला दिया है। द टेम्परेचर ऑफ अ पेपर इंक्रीज विद टाइम। अब पेपर पर जो टेम्परेचर, सन रेज का जो टेम्परेचर पड़ रहा है वो समय से बढ़ता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स सो हॉट दैट इट स्टार्ट बर्निंग। और थोड़ी देर में पेपर जो है वो कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से जो पेपर है वो गर्म होता चला गया और थोड़ी देर में वो जल गया है। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ये कम से कम टेम्परेचर जिसकी वजह से आग लग जाती है, इसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैचस्टिक वॉज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ पेपर। अब ये कह सकते हैं टेम्परेचर जो माचिस ने जलाया है वो बहुत हाई है इग्निशन टेम्परेचर से जो पेपर पर लगा है। इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। इसी वजह से माचिस जो है वो बहुत जल्दी के आग को पकड़ लेती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कम्बशन प्रोसेस इज टू ऑकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट। जब कम्बशन प्रोसेस हो यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, यानी एक कम्बस्टेबल सब्सटेंस जिसे फ्यूल कहा जाए, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा द हीट दैट अलाउ द फ्यूल्स टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर, और एक वो हीट जिससे कि किसी भी जो सब्सटेंस है उस पर इग्निशन टेम्परेचर पहुंचाया जा सके। तो 3 तरह से आग जो है वो लगती है। आगे है कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर इन अ सेम प्रोसेस। क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक ही साथ हो सकते हैं? व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट। लेट्स एक्सप्लोर। क्या चेंजेस आते हैं जब कोई कैंडल जलाई जाती है? कौन सा चेंजेस होता है इसके बारे में जानेंगे। Look at the figure 5.9 analyzes what students are discussing about the burning candle. What do you think? एनालिसिस करो, जब एक कैंडल जल रही है तो बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो एनालिसिस कर रहे हैं। द वैक्स मेल्ट एंड इवापोरेट। अब एक बच्चा कह रहा है, ये देखिए कैंडल जल रही है, इसमें जो है बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि वैक्स मेल्ट होगा और वो भाप बन के उड़ जाएगा। दूसरा कहेगा वैक्स मेल्ट फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज द डिफरेंट शेप। अब वैक्स मेल्ट होगा और बह जाएगा और जब सॉलिड हो जाएगा तो दूसरी शेप बना लेगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आई थिंक द वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब मुझे लग रहा है कि वैक्स जलेगा, नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, ये भी सेम कह रहा है। आगे है, एक कह रहा है मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। अब मुझे लग रहा है जो बत्ती है, विक्स का मतलब होता है बत्ती, बत्ती जो है वो गिर जाएगी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर और वैक्स बन जाएगा। फिर वो कह रही है, एक कह रही है मे बी ऐसा हो भी सकता है। आगे देखिए क्या है, द वैक्स ऑफ अ कैंडल मेल्ट। कैंडल का वैक्स मेल्ट होगा, कैरिड अप द विक, बत्ती की वजह से, एंड इवापोरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। और कुछ जो है वो इवापोरेट हो जाएगा हीट फ्लेम की वजह से, जो हीट है उसकी फ्लेम की वजह से। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम। अब जो वैक्स के वेपर हैं वो जलेंगे और जिसकी वजह से लाइट होगी, फ्लेम बनेगी। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवापोरेशन, फिजिकल चेंजेस। जब मेल्ट को वैक्स जो होगा वो मेल्ट होगा, फिर सॉलिड होगा, इवापोरेट होगा, ये फिजिकल चेंजेस होंगे। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड। अब दूसरी तरफ जो वेपर्स हैं वो जल जाएंगे, ये केमिकल चेंजेस होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक कैंडल होती है वो फिजिकल चेंजेस तब दिखाती है जब वो मेल्ट होगी और फिर सॉलिडिफिकेशन, और दूसरी तरफ से दूसरा निकलता रहेगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन जो वो इवापोरेट हो जाएगी, वेपोराइजेशन, वो वेपर भी जल जाएगा, वो केमिकल चेंजेस दिखाएगा। दिस शो दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब ये दिखा रहा है कि एक कैंडल का जलना दोनों तरह के चेंजेस दिखाता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। आगे है, नाउ
एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज लॉन्ग बीन एज ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर द several scientists including of Michael Faraday who made a significant contribution to the several areas of science. कैंडल के बारे में बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है क्यूरियोसिटी बुक में, अलग अलग साइंटिस्टों ने निकाला है. इसमें एक माइकल फैराडे थे जिन्होंने साइंस के युग में बहुत सारा योगदान दिया है. In the 19th century, the Faraday delivered a series of lecture called as Chemical History of a Candle. 19th सेंचुरी में फैराडे ने एक सीरीज लेक्चर दिए हैं जिसमें ये कैंडल की केमिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है. फैराडे बिलीव करते हैं दैट द कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक स्टडी. फैराडे ये मानते हैं कि कैंडल जो है साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी को जताने के लिए एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है. दो इट इज एज डिस्कस डिफरेंट बिटवीन द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, वेपोराइजेशन एंड कंबेशन. इसके अंदर अलग अलग तरह के सिचुएशन को, अलग अलग तरह की केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि मेल्टिंग को, वेपोराइजेशन को और कंबेशन को. ठीक है, आगे है आर चेंजेस परमानेंट. क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं या फिर टेम्परेरी बेस होते हैं? वंस समथिंग हैज़ अंडरगोज द चेंज कैन बी एज गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल. कभी कभी चेंजेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लेकिन वो वापस अपनी सिचुएशन को भी करेक्ट कर लेते हैं, उसी सिचुएशन में आ जाते हैं. कैसे, अब देखते हैं. थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और talked about so far, in which of these can be get back object or the substance in the form we start with. अब हमने जितने भी चेंजेस के बारे में बात की है या पहले जो भी चेंजेस देखे हैं, तो क्या वो सारे चेंजेस वापस किसी ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, वापस उस सब्सटेंस को बना देते हैं जहाँ से उसने स्टार्ट किया है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो. देखिए इसमें कुछ चेंजेस दिखाए गए हैं, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में भी देखे होंगे. इसमें चेंजेस हैं और ओरिजिनल स्टेट में कैन बी एज ब्रॉड बैक, उसे वापस ले सकते हैं. येस और नो लिखना है. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करेंगे, आइस क्यूब को मेल्ट करेंगे, क्या वो वापस आइस क्यूब बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है. मेल्ट होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर होने के बाद फ्रीज करने के बाद वो फिर से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल को चॉप करेंगे, क्या वो वापस से कंप्लीट फुल वेजिटेबल बन जाएगा? नो, इट इज़ अ पीस ऑफ वेजिटेबल, वो पीस रहेगा वेजिटेबल का. तो ये चेंजेस नहीं हो सकते. बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करेंगे, ठंडा होने के बाद फिर वो वैसे ही वाटर ही रहेगा. तो ये जो है ओरिजिनल चेंजेस, वापस सब्सटेंस वही बना लेता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था. मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से पॉपकॉर्न बन सकता है लेकिन वापस पॉपकॉर्न से कॉर्न नहीं बन सकता. ठीक है, आगे इसी के बारे में है. रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचने के लिए द सब्सटेंस विद विच वी स्टार्ट शो दैट द चेंजेस वी बॉट कैन बी रिवर्स्ड. जब हम किसी भी चेंजेस में किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, उसके बाद वापस वो ऑब्जेक्ट बना लेता है, तो इस प्रोसेस को रिवर्स कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि व्हेन इज आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है, इट कैन बी फ्रोजन इनटू आइस, तो वो पानी बन के फिर से फ्रोजन जम के आइस बन जाती है. सिमिलरली व्हेन वाटर वेपोरेट, जब वाटर जो है वो भाप बनकर उड़ता है, इट कैन एंड बी एज कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड वाटर, तो फिर से एक लिक्विड वाटर में कंडेंस होकर फिर से लिक्विड वाटर बन जाता है. हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी एज रिवर्स सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि उनके अंदर चेंजेस रिवर्स नहीं होते, वो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. जैसे इनमें है चॉप वेजिटेबल कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप और साइज. जो कटा हुआ वेजिटेबल है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता. मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न कैन नॉट बी बैक टू एज ओरिजिनल फॉर्म. अब जो पॉपकॉर्न बन गया है ये वापस अपने कॉर्न में नहीं आएगा. दस चेंजेस अराउंड अस could be as grouped into those that can be as reverse and those cannot be as reverse. इसीलिए सब्सटेंस को ग्रुप में किया जाता है. कुछ चेंजेस जो कि रिवर्स हो जाते हैं और कुछ चेंजेस जो रिवर्स नहीं होते हैं. आगे है ऑल चेंजेस डिजायरेबल. क्या सभी चेंजेस डिजायरेबल हैं? ज़रूरत है सभी चेंजेस की?
देखते हैं, मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे यूजफुल चेंजेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब दूध का दही में चेंज होना बिल्कुल डिज़ायरेबल है। राइपिंग ऑफ फ्रूट का पकना ये भी डिज़ायरेबल है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स का काटना ये भी डिज़ायरेबल है। एंड कुकिंग ऑफ फूड खाने का बनना सब डिज़ायरेबल चेंजेस हैं, यानी ज़रूरत है इनकी। ऑल दीज आर डिज़ायरेबल चेंजेस, ये सारे डिज़ायरेबल चेंजेस हैं। कैन यू थिंक सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? क्या कुछ ऐसे भी चेंजेस आप देख सकते हैं जो आपके आसपास होते हैं, ज़रूरत है उनकी? हाँ, जैसे कि ग्रोथ है इंसान की, वो भी डिज़ायरेबल चेंजेस है। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस मे बी एज अनडिज़ायरेबल सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन, डिकेइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग द स्टोरेज। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आयरन के ऊपर जंग लगना, फूड का सड़ना, ये सब अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं। अ चेंजेस दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी एज डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि अनडिज़ायरेबल हैं एक सिचुएशन में, और कुछ ऐसे हैं जो कि वो डिज़ायरेबल हैं दूसरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिंग ऑफ फूड कैन बी एज वेरी यूजफुल टू कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। अब डिकम्पोजिंग यानी फूड का सड़ना ये एक अनडिज़ायरेबल चेंजेस है, लेकिन ये फूड अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डिज़ायरेबल बन जाएगा। सम चेंजेस ऑकरिंग over the year due to the human activity can be as long term environment impact। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हज़ारों साल तक इंसान की एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पर कुछ अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। इनमें है फॉर एग्जांपल द इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन। जैसे कि फ्यूल की खपत बढ़ रही है कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन्स में यूज़ हो जाता है। इस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ड्राइंग द पेंट ऑन वॉल पर पेंट का सूखना, डोर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा रिलीज मैनिंग ऑफ सब्सटेंस दो ऑफ इवापोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। और इसकी वजह से बहुत इवापोरेशन हो रहा है, जिससे कि बहुत सारी हार्मफुल जो है गैसेस रिलीज होती हैं और जो कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, आगे है सम स्लो नेचुरल चेंजेस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का वेदरिंग करना, वेदर के हिसाब से रॉक्स का बनना। हैव यू सीन हीप्स ऑफ अ सैंड, सॉइल, स्टोन लाइंग एट अ बेस ऑफ अ माउंटेन एज शोन फिगर 5.10a। आपने देखा होगा हीप सैंड की, सॉइल की और स्टोन की जो एक पहाड़ बन जाता है माउंटेन्स के ऊपर होता है, ये 10.a फिगर में दिखाया है। दीज आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट कहलाते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं। दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू द स्मॉलेस्ट पीस, ये लार्ज जो बड़ी बड़े रॉक्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। ये टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ की वजह से बढ़ जाते हैं। एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ द वाटर विद इन द क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज दैम टू ब्रेक, और ये वाटर के फ्रीज होने से, जिससे रॉक में क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी ये छोटी छोटी जो सैंड होती हैं वो बन जाती हैं। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो बी रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज अ केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन। पानी या केमिकल जो प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, ये भी रिएक्ट करते हैं जिससे कि रॉक्स बनती है, और ये केमिकल चेंजेस भी कंपोजिशन दिखाते हैं। एन एग्जांपल ऑफ सच एज केमिकल चेंजेस इन शोन फिगर 5.10, एक एग्जांपल है जो केमिकल चेंजेस का 5.10b फिगर में दिखाया गया है। हियर एन ओरिजिनल ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड एज बेसल, एक ब्लैक कलर की रॉक बन रही है जिसे बेसल कहते हैं, विच इज कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन होता है। केमिकल चेंजेस टू प्रोड्यूस अ रेड कलर लेयर, इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं तो ये रेड कलर की लेयर में बदल जाता है। द रेड कलर इज रिजल्ट इन द आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन द रॉक surface was exposed for a long time water or air contain water vapor। अब
ये रेड कलर की रिजल्ट होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, जिससे कि रॉक की सरफेस पर अधिक मात्रा में पानी हो या फिर एयर हो, वाटर वेपर हो, जिसकी वजह से रेड कलर हो जाता है। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द रॉक्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेदरिंग। ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो रॉक्स के अंदर होते हैं इन्हें वेदरिंग कहते हैं, वातावरण होता है, विच इज इन इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे है इरोजन। इरोजन मतलब कटाव। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग और रिवर बेड्स और इन लेक्स। क्या आपने छोटे छोटे फाइन सैंड के पार्टिकल्स जो रिवर नदी के किनारे हों, लेक के किनारे देखे होंगे। दिस सैंड इज फाउंड व्हेन अ रॉक, पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्स लाइक ऑफ विंड फ्लोइंग वाटर। ये जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सब पानी में मिले हुए होते हैं और ये हवा या पानी के बहाव की वजह से किनारे पर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड इरोजन। इसे इरोजन कहते हैं। इरोजन मिट्टी का कटाव कहते हैं। इरोजन ड्यूरिंग द लैंड स्लाइड इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। इरोजन लैंडस्लाइड की वजह से होता है, बड़े बड़े पहाड़ जो खिसक जाते हैं, ये एक फिजिकल चेंजेस है। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन appear smoother due to the constant erosion caused by flowing water। रिवर में रॉक होते हैं, पेबल्स होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, चिकने दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें कांस्टेंट इरोजन होता रहता है पानी के बहाव की वजह से। When the speed of water or wind decrease, such as in an ocean or a lake, the material transported during the erosion settle down at the bottom। जैसे जैसे स्पीड पानी की या हवा की बढ़ती है तो ओशन और लेक के अंदर जो मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ पहुंच जाता है और वो ज़मीन में बैठता चला जाता है। दिस सेडिमेंट हैड हार्डन ओवर द टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स। और ये सेडिमेंट ज़मीन के पानी के अंदर बैठता जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है और नया रॉक बना लेता है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर एंड कैन नॉट बी रिवर्स। और ये जो चेंजेस हैं वो हज़ारों साल तक होते रहते हैं और ये कभी रिवर्स नहीं होते। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर एवरी